नमस्कार दोस्तों। द हिंदू के इस डिस्कशन में स्टडी पॉइंट संचित पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम एग्जाम के पर्पज़ से द हिंदू की करंट्स न्यूज़ को स्टैटिक पार्ट के साथ कोरिलेट करते हुए डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़, सेंटर टर्न्स टू सुप्रीम कोर्ट एज टाक विद फार्मर्स फेल टू ब्रेक डेडलॉक। फार्मर्स यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच 8 राउंड की जो टाक चल रही थी विदाउट एनी कंक्लूजन के समाप्त हो गई। इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि जो फार्मर्स यूनियंस हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 फार्म लॉज लाए गए उनके एगनेस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फार्मर्स यूनियन की डिमांड है कि उन 3 फार्म लॉज को रिपील किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट व यूनियंस के बीच अब तक की 8 बार वार्ता चली है, जिसके बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किया है और जो गवर्नमेंट्स और फार्मर्स यूनियन के बीच नेक्स्ट राउंड की वार्तालाप वो 15 जनवरी को इंश्योर की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसको एग्जामाइन करेगा। जो 3 फार्म लॉज लाए गए, ये फार्म्स यूनियन का मानना है कि ये गवर्नमेंट के जो द्वारा लॉ लाए गए हैं ये फार्मर्स के फेवर में नहीं है, इसलिए किसानों के द्वारा इसका बड़े पैमाने पर विरोध जताया जा रहा है। तो यहाँ पर आखिर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजंस है कि प्रोटेस्ट किया जा सके? हाँ, जो आर्टिकल 19 से 22 है ये स्वतंत्रता से रिलेटेड है और इनमें से 19A कोई किसी भी व्यक्ति यानी उसकी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सकता है और 19B बिना हथियार रखे हुए कोई भी व्यक्ति गैदरिंग कर सकता है और प्रोटेस्ट कर सकता है। तो जो आर्टिकल 19B है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो किसानों और सेंटर के बीच अगली सुनवाई 15 को सर्टेन की गई है। नेक्स्ट न्यूज़, लश्कर तैयबा कमांडर गेट्स 5 ईयर जेल टर्म फॉर टेरर फाइनेंसिंग। जो पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट है 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड लखवी को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने उसे 5 वर्ष का इम्प्रिजनमेंट दिया है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो FATF है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? इसके कारण ये चर्चा में आया। आखिर कैसे चर्चा में आया? पाकिस्तान जो है ये टेरर फाइनेंसिंग व आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो जो पाकिस्तान है, चलो पहले FATF के बारे में जानते हैं। FATF जो है ये G7 कंट्रीज़ के द्वारा G7 कंट्रीज़ के द्वारा 1989 में इसको बनाया गया। तो आखिर इसका एम क्या था? इसका FATF का जो मुख्य उद्देश्य था, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FATF को स्थापित किया गया। लेकिन आगे चलकर 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया गया। टेरर फाइनेंसिंग को ऐड कर दिया गया। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेरर फाइनेंस करता है यानी आतंकवाद को फाइनेंस करता है और यह आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है। तो FATF की जो 2 लिस्ट हैं, FATF की 2 लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। तो जो ब्लैक लिस्ट है इसमें प्रेजेंट में 2 कंट्रीज इंक्लूड है, नॉर्थ कोरिया और ईरान। ये 2 कंट्रीज जो हैं वो ब्लैक लिस्टेड है। और पाकिस्तान आज की डेट में
ये ग्रे लिस्ट के अंतर्गत लिस्टेड है। तो यदि कोई कंट्री या फिर टीएफ की लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जो विभिन्न देशों को डेवलपमेंट के कार्यों के लिए या फिर इमरजेंसी पीरियड के लिए असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो इन पर बैन लग जाता है, ये इनको असिस्टेंट नहीं प्रोवाइड कराते। तो पाकिस्तान जो है इसको 2019 में 27 पॉइंट दिए गए थे कि भैया आप इन 27 पॉइंट को कंप्लीट करिए, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने 27 पॉइंट में से 21 पॉइंट को ही पूरा कर पाया और इसके चांसेस बन गए कि अब यह ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। इंडिया ने इसके अगेंस्ट में जोरदार हा हुला मचाया कि हाँ भैया इसको ब्लैक लिस्ट में डालिए, लेकिन चाइना जो है वो आकर अड़ंगा लगा लेता है। तो एफएटीएफ की नेक्स्ट मीटिंग होने वाली थी और उसमें पूर्ण रूप से चांसेस बन रहे थे कि पाकिस्तान जो है में भी ये ब्लैक लिस्टेड हो जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो 26/11 का मास्टरमाइंड लखवी है, इसको मुंबई हमले के विरोध में नहीं, पाकिस्तान ने इस टेरर फाइनेंसिंग के कारण वहाँ की जो एंटी टेरर कोर्ट है इसको 5 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया है। तो एग्ज़ाम के रिलेवेंट से एफएटीएफ की स्थापना 1989 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा की गई थी और इसका एम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, और 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया गया। G7 जो कंट्रीज़ हैं यूके, यूएसए, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, ये G7 कंट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम होल्ड्स मीटिंग्स विद सीएम्स ऑन वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कोरोना के एगेंस्ट में चलाया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर उसकी मीटिंग्स राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे। तो ये वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम 500 इंडिया के 736 डिस्ट्रिक्ट और 33 स्टेट के 736 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसमें कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है और कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई है। तो प्रेजेंट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी इंडिया में है। नेक्स्ट न्यूज़, अ प्लान सेंड 50 पोस्ट कार्ड साइन बाय फार्मर्स टू पीएम। एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड पंजाबी वुमेन जो कि एक इनिशिएटिव के तहत 50,000 जो पोस्ट कार्ड्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सेंड करेंगे, जो वहाँ के फार्मर्स के सपोर्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को एक मैसेज देंगे। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, ये माय बेस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध का एक देश है। यह एक कॉन्टिनेंट है, यानी सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। यह दक्षिण, सदर्न और वेस्ट इंडियन ओशियन, ईस्ट में पैसिफिक ओशन स्थित है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी
जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर में स्थित है। ये एक मूंगा है। नेक्स्ट न्यूज़, 7 डे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर यूके अराइवल्स। गवर्नमेंट ने 2021 से जो यूके की फ़्लाइट्स थी उन पर से बैन हटा लेगी। तो जो भी कोरोना के पॉजिटिव पर्सन पाए जाएंगे उनको 7 डे क्वारंटाइन होना नेसेसरी है। तो यूके में SARS-CoV-2 का एक नया वेरिएंट निकल के आया है, जिसके कारण वहाँ पर जो कोरोना के इन्फेक्शन हैं काफ़ी तादाद में है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने सारी फ़्लाइट्स पर जो भी यूके को जा रही थी वहाँ पर 31 जनवरी तक बैन लगा दिया था। तो इसीलिए जो भी पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मस्ट है। तो यहाँ पर निकल कर आता है RT-PCR और SARS-CoV-2। तो आखिर ये वायरस क्या होते हैं, RT-PCR कैसे जांच की जाती है, उससे पहले हम वायरस के बारे में जानेंगे। वायरस जो हैं ये सूक्ष्म जीव हैं और इनके अंदर DNA या RNA की एक एक प्रति पाई जाती है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ लक्षण सजीवों जैसे लिविंग्स बींग्स के जैसे और कुछ नॉन लिविंग्स बींग के जैसे निर्जीव के जैसे। सजीवों के जैसे लक्षण इसमें जो DNA या RNA का पाया जाना, निर्जीव जैसे लक्षण ये केवल सजीव कोशिका में ही अपने संख्यात्मक मान को बढ़ा पाते हैं। यानी ये यदि कहीं स्थान पर हैं तो वहीं पर ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसमें कोई भी लिविंग्स बींग्स जैसी कोई भी एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस नहीं होंगी। तो ये वायरस केवल सजीव कोशिका यानी जीवित कोशिका में ही जनन करते हैं, इनमें ग्रोथ होती है। तो ये RT-PCR किट क्या होती है? RT-PCR जो किट है, RT-PCR टेस्ट है या DNA से जो DNA है या RNA में जो संबंधित वायरस है। RT-PCR टेस्ट क्या करता है कि वायरस की जो आनुवांशिक सामग्री है, कोई भी वायरस है तो उसकी जो आनुवांशिक सामग्री है उसमें RNA या DNA, तो इसका वह पता लगाया जाता है। तो जो कोविड-19 वायरस है यह एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या होता है? जो वायरस में RNA की प्रति पाई जाती हैं वे रेट्रोवायरस कहलाते हैं। तो जो कोविड-19 और HIV हैं ये एक प्रकार के रेट्रोवायरस हैं। तो जब ये RT-PCR टेस्ट है, ये वायरस की आनुवांशिक सामग्री का इनसे पता लग जाता है। इसे क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह एक लैब टेक्निक है जिसमें RNA के DNA में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है RNA से DNA, तो उसको जोड़ते हुए वायरस का पता लगा लिया जाता है। कैसे? जो जीवित सेल्स होती हैं, जीवित सेल्स में प्रोटीन जो RNA होता है, RNA का काम क्या है? RNA का काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। जो ये जीवित सेल्स हैं, जीवित सेल्स में केंद्रक में DNA और RNA उपस्थित होता है। तो DNA जो है, DNA में आनुवांशिक सामग्री एक जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में होता है, यानी इसमें जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन संचित रहती है। तो ये जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन RNA क्या करेगा कि इससे DNA से सूचना ले करके जो राइबोसोम है, राइबोसोम में जाएगा और राइबोसोम में क्या होता है
राइबोसोम ऐसी जगह है जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। तो यहाँ पर जो राइबोसोमल आरएनए है वो इस डीएनए के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण कर लेता है। तो जो वायरस होते हैं, जब प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, लेकिन ये जब डीएनए से आरएनए बनेगा तब इसे क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन मेथड। और जब ये आरएनए से दोबारा डीएनए में चेंज होता है तब इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी जब वायरस जो होते हैं आरएनए के बने होते हैं तो हम डीएनए में आनुवांशिक सूचना होती है, तो आनुवांशिक सूचना के आधार पर हम परीक्षण कर पाते हैं। लेकिन कोविड क्या है? कोविड एक आरएनए है, आरएनए से तो हम जांच कर पाएंगे नहीं। तो इसके सूचना को, जो आरएनए है, आरएनए की सूचना को हम डीएनए में चेंज करेंगे, फिर इसका हम, जब ये आरएनए डीएनए में चेंज हो जाएगा तो इसका हम परीक्षण कर लेंगे। तो ये हुआ आरटीपीसीआर। यानी जो प्रोटीन संश्लेषण है वो राइबोसोम में होता है और डीएनए में आनुवांशिक सूचना निहित होती है। डीएनए की सूचना के आधार पर राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है। तो जो डीएनए है, जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो डीएनए से आरएनए में सूचना जाती है, आरएनए सूचना लेकर जाता है, तो यह विधि कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है तब इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब कोविड जो है ये आरएनए से डीएनए चेंज हो जाएगा तब हम इसका लैब में इन डीएनए को प्रतियों को मैच करा लेंगे। यह एक कंफर्मेटरी विधि है। कंफर्मेटरी मीन्स इससे हम सिर्फ पता ही लगा सकते हैं कि पॉजिटिव है, मतलब इसमें वो लक्षण मौजूद हैं या नहीं है। तो जो वायरस हैं, वायरस प्रोटीन की खोल के बने होते हैं और इनके अंदर डीएनए आरएनए मौजूद होता है। ये जीवित कोशिका के अंतर्गत जब अंदर प्रवेश करते हैं तो उस जीवित कोशिका के केंद्रक को हैक कर लेते हैं अपने अनुसार। यानी अब जो राइबोसोमल आरएनए है या एम आरएनए है, वो राइबोसोमल आरएनए को सूचना किसके आधार पर, जो वायरस प्रवेश किया इसके प्रोटीन के खोल के आधार पर अब प्रोटीन संश्लेषण होगा, वायरस की सारी प्रतियां बनती हुई चली जाएंगी और सारी कोशिका पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये वायरस। नेक्स्ट न्यूज़, ओवर हाफ ऑफ आर्मी पर्सनल अंडर सीवियर स्ट्रेस स्टडी। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सर्विस थिंक टैंक के द्वारा एक आर्मी से रिलेटेड स्टडी की गई, अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि गंभीर तनाव में सेना के आधे से अधिक जवान हैं। आतंकी गतिविधियों की तुलना में गैर लड़ाकू स्थितियों में हर साल अधिक सैनिक मारे जाते हैं। ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल स्ट्रेस के कारण लगभग पिछले 2 दशकों के दौरान भारतीय सेना के जवानों में जो स्ट्रेस का लेवल है काफ़ी बढ़ा है। इसके कारण भी बताए गए हैं कि लंबे समय तक जो काउंटर टेररिज्म ड्यूटी होती है ये तनाव को बढ़ाने में एक मुख्य कारक के रूप में है। तो इस तरीके से शो करता है, यह स्टडी यह शो करती है कि जो डिफरेंट टाइप के मेजर्स हैं, तो जो प्रीवियस 15 ईयर्स से डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्मी के द्वारा जो उनको मेंटेनेंस, एडिक्वेट मेंटेनेंस, पर्याप्त मेंटेनेंस और इक्विपमेंट, मोरेबल मोटिवेशन, स्प्राइट डिस्क्रॉप, देरेबली एडवर्सली, ये सारी चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो ये स्टडी कहीं ना कहीं उनको जो स्ट्रेस बढ़ा है यह शो करता है। तो यह स्टडी कौन रिलीज़ किया है? तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, एक जो थिंक टैंक है इसके द्वारा रिलीज़ की गई है।
नेक्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट्स टू आर्म फॉरेस्ट ऑफिसर्स टू फाइट पोचर्स। जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जंगलों में जो हाईएस्ट फर्टिलिस्ट होती है वो वर्ल्ड में 13% जो इंडिया है यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। तो इसके कारण जो वन कर्मचारी हैं वे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हैं, इसलिए उनको जो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह हैं उनको प्रोवाइड कराई जाए, जिससे यदि जो सीबीआई है उसको जो ये क्राइम वनों का बढ़ा है, अवैध ट्रेड, ये सारी चीज़, जैसे जो पेंगोलिन जानवर है इसका बड़े पैमाने पर जो चाइना है, चाइना में ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेड, तो इन सबको रोकने में जो फॉरेस्ट वर्कर हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि हो सके तो जो सीबीआई है उसको इसमें इन्वॉल्व करने पर विचार किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो ये जो पेंगोलिन चर्चा में आया है, ये पेंगोलिन के बारे में जान लेते हैं। ये पेंगोलिन है। पेंगोलिन जो है एशिया कॉन्टिनेंट व अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और इसके ऊपर ये कांटेनुमा संरचना होती है, जिससे यह शिकारियों के प्रति यह अपनी रक्षा कर पाता है। आज इसका बड़े पैमाने पर जो इसकी स्किन है, इसकी स्किन से मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है, जिससे चाइना में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर पड़ा है, जिसके लिए इसका अवैध व्यापार हो रहा है। तो यह जो पेंगोलिन है यह आईसीएन की इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। फार्मर डीजीपी टेक्स ओवर एज अ न्यू सीएसएफ चीफ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सुबोध कुमार जायसवाल को सीएसएफ का नया चीफ नियुक्त किया गया है, जो 1985 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस ऑफिसर थे। तो ये सीएसएफ जो है, सीएसएफ की स्थापना 1969 में एक पार्लियामेंट में एक लॉ पास करके इसको बनाया गया। यह जो है जो पब्लिक सेक्टर के पीएसयू हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली में है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट है असम बैन्स पोल्ट्री इंपोर्ट। असम ने जो मुर्गियों का आयात है उस पर बैन लगा दिया है, कारण एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण जो बड़े पैमाने पर फैल रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो आगे भोगाली बिहू फेस्टिवल है उसके चलते इस पर टेम्परेरी बैन लगाया गया है। तो ये जो बिहू फेस्टिवल है यह त्यौहार असम में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है और यह माघ माह में मनाया जाता है। यह फसलों की कटाई पर उससे उपजे उल्लास का यह प्रतीक है। असम की राजधानी दिसपुर है और यह अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, वेस्ट बंगाल से राज्यों से यह बॉर्डर साझा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर इसके भूटान, बांग्लादेश से लगते हैं। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट न्यूज़, स्टेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस डेट फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है पंचायती राज के चुनाव की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यह राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों के इलेक्शन कंडक्ट कराता है और जो लोकल बॉडीज़ के पंचायती राज के इलेक्शन हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। वर्तमान के जो सुनील अरोड़ा प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं।
नेक्स्ट न्यूज़, राजस्थान कांग्रेस एग्जीक्यूटिव फेस फर्स्ट टेस्ट, यानी राजस्थान में 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 28 जनवरी से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन शुरू होंगे। तो इसमें जो लोकल बॉडीज़ हैं, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता वाली कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्राम पंचायतें और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत म्यूनसिपालिटीज नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो ग्राम पंचायत हैं इसके लिस्ट में 29 विषय हैं और म्यूनसिपालिटीज़ के लिस्ट में 18 विषय हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पहला ऐसा स्टेट जो पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर से इम्प्लीमेंट किया 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट, जो ये कुबरथांग और मलवेक पठार हैं, ये पठार लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, ये चर्चा में है। तो कुबरथांग और मलवेक पठार कहाँ हैं? तो लद्दाख में। इंडिया पाक रिटेरेट 2 यूथ हु क्रॉस्ड एलओसी, 2 युवा पाकिस्तान से इंडिया का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस करके इंडिया आ गए। तो इन्हें चकान द बाग पॉइंट से इन्हें रिटर्न किया गया। तो ये जो एलओसी है 740 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है। चाइना के बीच एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के बीच एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। जो चकान द बाग पॉइंट है यह जम्मू कश्मीर का जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में चकान द बाग पॉइंट पड़ता है जो इस्लामाबाद और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के मध्य है। नेक्स्ट न्यूज़, यूथ किल इंडेंजर्ड डॉल्फिन इन यूपी, युवा ने इंडेंजर्ड डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश में मार दिया, इसलिए उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत FIR दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जो डॉल्फिन है, यहाँ पर डॉल्फिन के बारे में, डॉल्फिन गंगा में पाई जाने वाली एक मछली है। यह डॉल्फिन गंगा के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र में भी पाई जाती है और यह ताजे पानी में डॉल्फिन की संख्या के आधार पर जल प्रदूषण का निर्धारण किया जा सकता है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत में जो एक्वेटिक एनिमल घोषित किया जा चुका है, यानी राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया है। डॉल्फिन जो है ये जन्मजात अंधी होती है, ये पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करती हैं और ये अपने सामने आने वाले अवरोध स्थल से इन पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हुए पहचान लेती हैं और इन्हीं से वे शिकार भी करती हैं। जो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है वह बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके तहत नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित करने का इसमें प्रोविजन है। नेक्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट हियर प्ली अगेंस्ट कन्फेसेशन, जो कंपलसरी प्रैक्टिस है, वो अनिवार्य जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी का राइट्स है, प्राइवेसी निजता का अधिकार है, उसका उल्लंघन करती है। इसी के आधार पर वुमेन्स का एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। आखिर पिटीशन क्या है? पिटीशन सबसे पहले यूएसए में 1960 में ये निकल कर आया था। 1980 के दशक में भारत में इसका यूज़ किया जाने लगा। जो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामाजिक या आर्थिक स्थिति के कारण वे कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए
कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था या लोगों का समूह इन व्यक्तियों को जो न्याय के लिए इनकी ऐसी स्थिति नहीं है जो ये न्यायालय में जा सके, तो इनके न्यायालय में इनको न्याय दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फाइल कर सकता है। तो जो भगवती चरण है, इन्हें भारत में PIL का जनक माना जाता है। तो भारत में अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 12 से 35 और भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए, मौलिक अधिकार, जिनमें 14 से 18 समता का अधिकार और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी के इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ऐसे में तो जो केरल का मलंकरा रूढ़वादी सीरियाई चर्च है, उस चर्च में जो कंपलसरी प्रैक्टिसेस हो रही थी, जबरन अपराध कबूलने की प्रथा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करेगा। जो ये यहाँ पर मलंकरा रूढ़वादी सीरियाई चर्च है, यहाँ पर जो प्रैक्टिस जबरन करवाई जा रही थी, जिससे जो वुमेन्स का हैरासमेंट वगैरह किया जा रहा था, और उनका जो आर्टिकल 21 है जो 2017 में के पुट्टास्वामी केस में प्राइवेसी का अधिकार एक फंडामेंटल के रूप में बनाया गया, तो इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा था। क्योंकि उनसे जो कंपलसरी जो प्रैक्टिस थी उनको जबरन उनसे कबलाया जा रहा था। तो इसी का हवाला देते हुए वुमेन्स का ग्रुप सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर दिया। इसी के एगेंस्ट में ये सुनवाई शुरू होगी। तो आर्टिकल जो 21 है वो प्राइवेसी से रिलेटेड है, निजता का अधिकार। जो यूएसए का NSC है, यूएसए का NSC ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यह जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर से संबंधित सलाह देना, और इसकी जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सहायता करना। परिषद विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच विभिन्न तरीके की नीतियों के मध्य कॉपरेट करने के लिए राष्ट्रपति की प्रमुख एक शाखा के रूप में भी यह कार्य करती है। तो इसकी जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं लीजा कर्टिस, इनको हटाकर अब इनको रिप्लेस करके सुमोना गुहा को NSC का डायरेक्टर बनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, फाइंड सोल्यूशन टू पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ फूड, यानी इंडिया ने अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इस कोविड काल में WTO से अर्ज किया है कि उसे उसका मेंबर बनाया जाए। तो जो WTO है, WTO से पहले यानी गेट के स्थान पर, गेट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी विभिन्न देशों के मध्य जो भी व्यापार वगैरह होता है उस पर उसको कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए गेट को स्थापित किया गया था। उसके बाद आगे चलकर 1995 में गेट के स्थान पर WTO ने ले लिया, गेट का स्थान WTO ने ले लिया। तो जो WTO है इसके प्रेजेंट में 164 कंट्रीज मेंबर हैं। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स, वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो WTO का काम क्या है? यह विभिन्न देशों के मध्य जो भी व्यापार वगैरह होता है उस पर यह निगरानी करता है कि उसके प्रति कैसी नीतियाँ बनाई जाए, यानी विश्व में व्यापार के लिए नियम बनाता है। ये हुआ WTO। तो हम यहाँ जो आए दिन चर्चा में बने रहते हैं उसके बारे में एक टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, अटॉर्नी जनरल प्रेजेंट टाइम में जो के वेणुगोपाल हैं वे 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। भारत के संविधान
1976 में जो भारत के संविधान आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और यह भारत सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा सकता है, केवल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। यदि कोई व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बनना चाहे तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष का उसे हाईकोर्ट में वकालत करने का अनुभव हो, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जो अटॉर्नी जनरल है वह संसद की जो बैठकें होती हैं उसमें वो भाग ले सकता है, लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता है। तो ये हुआ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेजेंट टाइम में के वेणुगोपाल जी 15वें आर्टिकल 76 के तहत। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।